नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर है भारत में शिक्षा के इतिहास का। हम सब मिलकर देखेंगे कि पुराने जमाने में यानी प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में पढ़ाई लिखाई का तरीका कैसा था और उसके पीछे की सोच क्या थी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, आखिर शिक्षा मतलब एजुकेशन का असली मकसद क्या होता है? अगर हम पुरानी भारतीय व्यवस्थाओं को देखें तो उनके पास इसका जवाब बड़ा साफ था। मकसद सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना, खुद को जानना और सबसे बड़ा लक्ष्य था मोक्ष यानी जीवन मरण के इस चक्कर से आज़ादी पाना। तो इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला वैदिक काल, फिर आएगा बौद्ध काल और आखिर में मध्यकाल। ये टाइमलाइन एक तरह से हमारा नक्शा है, हमारा रोड मैप है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वैदिक काल में। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान थी गुरुकुल सिस्टम, मतलब एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ उन्हीं के घर या आश्रम में रहते थे और वहीं पढ़ाई करते थे। तो एक स्टूडेंट की जो पूरी जर्नी होती थी ना, वो 3 बड़े संस्कारों या कह लीजिए कि सेरेमनीज से होकर गुजरती थी। सबसे पहले जब बच्चा 5 साल का होता तो होता था विद्यारंभ संस्कार, मतलब पढ़ाई की शुरुआत। फिर होता था उपनयन संस्कार, ये एक तरह से गुरुकुल में फॉर्मल एडमिशन था। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती तो होता था समावर्तन संस्कार। आप इसे आज के कॉन्वोकेशन या ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसा समझ सकते हैं। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है। गुरुकुल में एडमिशन की जो उम्र थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। जैसे ब्राह्मण बच्चे 8 साल की उम्र में, क्षत्रिय 10 या 11 साल में और वैश्य बच्चे 12 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई शुरू करते थे। तो इससे एक बात तो साफ है कि उस समय औपचारिक शिक्षा सबके लिए एक जैसी नहीं थी। अच्छा, अब सवाल उठता है कि पढ़ाया क्या जाता था? तो सिलेबस को ना मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक थी पराविद्या यानी स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें वेद, उपनिषद ये सब पढ़ाए जाते थे और मकसद था मोक्ष पाना। और दूसरी थी अपराविद्या, मतलब दुनियादारी का ज्ञान। इसमें ग्रामर, लॉजिक, खेतीबाड़ी, पशुपालन मतलब प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती थीं। तो अगर हम वैदिक एजुकेशन के मेन फीचर्स को फटाफट देखें तो पहली बात, पढ़ाई का मीडियम संस्कृत था। गुरु और शिष्य का रिश्ता बिल्कुल पिता बेटे जैसा था। पढ़ाने का तरीका पूरी तरह से ओरल था, मतलब लेक्चर, सवाल जवाब और रटकर याद करना। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, उस दौर में महिलाओं को भी पढ़ने की इजाजत थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसे नाम इसका सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब टाइम में थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि बौद्ध काल में आकर एजुकेशन का पूरा सीन कैसे बदला। ये एक ऐसा दौर था जिसने शिक्षा की सोच और तौर तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। और वो बड़ा बदलाव क्या था? वो था डेमोक्रेसी। मतलब जहां वैदिक सिस्टम में पढ़ाई लिखाई वर्ण व्यवस्था से बंधी हुई थी, वहीं बौद्ध सिस्टम ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। आप कह सकते हैं कि ये उस समय के समाज में जो कठोरता थी उसके खिलाफ एक रिएक्शन था। हर जाति, हर वर्ग के लोग अब पढ़ सकते थे। और यकीन मानिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी कदम था। तो बौद्ध शिक्षा में एडमिशन कैसे होता था? इसके लिए एक सेरेमनी होती थी जिसे पब्बज्जा या प्रव्रज्जा कहते थे। ये करीब 8 साल की उम्र में होती थी और इसका मतलब था बाहर जाना। ये एक तरह का सिंबॉलिक स्टेप था जहां बच्चा अपना घर परिवार छोड़कर ज्ञान की तलाश में संघ का हिस्सा बन जाता था। संघ मतलब मॉन्क्स का एक पूरा डिसिप्लिन्ड ग्रुप। इस दौर की एक और बड़ी खास बात थी भाषा। संस्कृत की जगह अब पाली भाषा का इस्तेमाल होने लगा, जो आम लोगों की भाषा थी। इसका फायदा ये हुआ कि ज्ञान अब कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता तक पहुंचा। और पढ़ाई होती कहाँ थी? विहारों और मठों में, जो सिर्फ पूजा की जगहें नहीं थीं, बल्कि नॉलेज के वाइब्रेंट सेंटर्स बन गए थे। और अरे, इसी दौर में तो नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज बनी, जो दुनिया भर से स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींचती थीं। कमाल है ना? तो अब हम अपने सफर के तीसरे और आखिरी फेज में आ गए हैं। ये है मध्यकाल और यहां से शुरू होती है इस्लामी शिक्षा प्रणाली की कहानी। इस्लामी तालीम की शुरुआत एक बहुत ही सटीक और खास उम्र में होती थी। पता है कितनी? 4 साल, 4 महीने और 4 दिन। इसी दिन बिस्मिल्लाह की रस्म होती थी, जिसमें बच्चे को पहली बार कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थीं। यही उसकी पढ़ाई की दुनिया में पहला कदम होता था। अब पढ़ाई के लिए 2 तरह के सेंटर्स थे। एक थे मकतब, जो अक्सर मस्जिदों के साथ ही होते थे। ये समझिए कि ये प्राइमरी स्कूल जैसे थे, जहां बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था।
और फिर हायर एजुकेशन के लिए थे मदरसे, जहां अलग-अलग सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड नॉलेज दी जाती थी। यहाँ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता भी काफी अलग था। टीचर को मौलवी या उस्ताद कहा जाता था। अब उनके लिए इज्जत तो बहुत थी, लेकिन अनुशासन इतना सख्त था कि एक डर भी बना रहता था। मतलब सम्मान और डर का एक मिला-जुला रिश्ता था। इस एजुकेशन का मेन मकसद था ज्ञान और इस्लामी उसूलों को फैलाना। अब देखिए, भाषाएं दो थीं, धार्मिक पढ़ाई के लिए अरबी और सरकारी कामकाज और लिटरेचर के लिए फारसी। और इसी फारसी भाषा ने हमारी संस्कृति और एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत गहरा असर डाला। सल्तनत और मुगल दौर को जितने भी काबिल एडमिनिस्ट्रेटर्स, हिस्टोरियंस और शायर मिले, वो इसी सिस्टम की देन थे। शायद यही वजह है कि कैलीग्राफी मतलब सुंदर लिखावट और हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लिखने की कला पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो हमने 3 अलग-अलग दौर देखे, वैदिक, बौद्ध और मध्यकालीन। तो इन सब की जो मिली-जुली विरासत है, जो लेगेसी है, वो हमें क्या सिखाती है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हर दौर में हमें कुछ न कुछ खास दिया है। वैदिक काल से हमें गुरु शिष्य की मजबूत परंपरा मिली, साथ ही बोलकर और सुनकर सीखने का तरीका मिला। फिर बौद्ध काल ने हमें बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट दिया और ये सोच दी कि शिक्षा पर सबका हक है। और मध्यकाल ने इतिहास लिखने की कला को एक सिस्टम दिया और आलिम, फाजिल जैसे स्कॉलरली टाइटल्स की शुरुआत की। और अब आखिरी में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, इन पुराने एजुकेशन सिस्टम्स के कौन से आइडियाज हैं जो आज भी काम के हैं, आज भी रेलेवेंट हैं? क्या वो गुरु शिष्य का पर्सनल कनेक्शन है, या फिर सबके लिए एजुकेशन का आइडिया, या फिर नॉलेज के लिए वो गहरा डेडिकेशन? जरा सोचिए, इनमें से कौन सी बातें हैं जो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बना सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।